जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी एग्जाम 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, बिहार शिक्षक भर्ती और भी कई भर्तियों के लिए जो कि परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि 2 चैप्टर में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। जो 25 तारीख को एग्जाम होने वाला है वो 100% यही से आएगा, ये समझिए। ना आए तो आप हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे, सीधी सी बात है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है आपका, हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपको बताएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो टॉपिक हमारा रहेगा डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत से लोगों ने हमको बताया कि सर आपने जो पहला वीडियो बनाया था अपना, जिससे शुरुआत मैंने इसी टॉपिक से की थी, जिसके व्यूअर तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा सर हमारे समझ में बहुत अच्छे से नहीं आया। तो हमने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से इसको बनाते हैं, रीस्टार्ट करते हैं अपने चैनल को इसी के साथ। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच को दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। अगर पूछा डायरेक्ट स्पीच क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। ये होता है डायरेक्ट स्पीच और ये होता है अप्रत्यक्ष कथन, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब दोनों में अंतर क्या है? डायरेक्ट स्पीच को कैसे जानेंगे क्या है डायरेक्ट स्पीच? तो इसकी एक परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है कि वक्ता, अब पहले सेंटेंस लेते जैसे हमने लिया रमेश said to me, comma inverted commas begin, you have not done your work yet, inverted commas close हो गए। अब इस सेंटेंस से हम आपको ये सब सिखाएंगे। डायरेक्ट स्पीच अगर सेंटेंस में कैसे जानेंगे कि जहां पर कामा और इन्वर्टेड कामा शुरू होता है, जहां पे बंद होता है, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब बाहर होती है, इस तरीके का सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में सिखाने के लिए अब जानिए बच्चा इतने भाग को, डायरेक्ट स्पीच के इतने भाग को जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, जो कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, उस भाग को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, हिंदी में इसको कह सकते हैं वक्ता, बकने वाला या कहने वाला। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्पीकर, जो बोलता है। स्पीकर अगर नहीं तो कहेंगे वक्ता, यानी बकने वाला। वो सब होता है कॉमा का इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग, जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग। और जो कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है जो भाग, जो इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट भी कहते हैं, रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच भी इसको कह सकते हैं। या तो आप कहिए रिपोर्टेड पार्ट या कहिए रिपोर्टेड स्पीच। एक हमने सेंटेंस लिया, उसमें आपको यह बताया कि कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग जो होता है वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। जो कामा और इन्वर्टेड कामा में लिखा होता है वो होता है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो डायरेक्ट स्पीच की एक डेफिनेशन
क्या बनी, जब वक्ता के द्वारा अर्थात स्पीकर के द्वारा कही गई बात को जैसा का तैसा कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जिसने अगर हमने कोई बात कही, तुमने भी वही बात कह दी, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि वक्ता के द्वारा या स्पीकर के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में घुमा फिराकर बड़ा करके बाद में फांस निकालकर बात का बतंगड़ बनाकर कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ में आया? इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? बात का बतंगड़ बना देना, जो नहीं है वो भी है, घुमा फिराकर अपने शब्दों में कह देना इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जबकि जैसा कहा गया है वैसा ही कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इतना समझ में आया? अब हम बात करेंगे इसके पहले नियम की। इसके पहले नियम की अगर बात करें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पहला रूल क्या है, आप 4 रूल पढ़िए, 3 वीडियो आप मेरे देखिए। गारंटी देता हूं कि दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, उसमें 2 नंबर का आने वाला क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपसे कभी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। पढ़ाते होंगे बहुत से लोग यूट्यूब पे, पढ़ाते होंगे, ज्ञान उनको भी है, हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है। सीधी सी बात, बहुत कुछ वोट के बने हैं और यहाँ पर आए हुए हैं, बिल्कुल फोर्सली कहते हैं, कमांड के साथ कह रहे हैं कि 2 नंबर आपसे बच के नहीं जाएंगे। बस कभी रखना ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को, जो मैं कह रहा हूं। होती वाली कंपटीशन होती है तो किसी भी क्लास में आप एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हाई स्कूल हो या इंटर किसी भी लेवल पे है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। क्या है इसमें? इतनी चीजें समझ में आई? पहला नियम मैं बताने जा रहा हूं, क्या कह रहा है? पहला नियम है बिंदास। चलो चालू करो। चालू। पहला नियम क्या है आपका? यदि रिपोर्टिंग कर वर्तमान या भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इंग्लिश मीडियम में अगर कोई समझ में नहीं आया तो बोल देंगे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट आर पास्ट टेंस, इफ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट आर पास्ट टेंस, देन नो change in the tense of reported part। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां से बच्चे फंसेंगे। हाउ डू वी नो, हम कैसे जाने, हाउ टू नो कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट में है,
अब सेज के बाद अगर टू आएगा तो लिखेंगे TELL और यस जोड़ देंगे टेल्स, क्योंकि इसमें से टू था तो टेल और इसमें यस लगा था तो इसमें हो गया टेल्स। समझ में आया? अब बात ये इतनी चीजें लिखी आप कभी कभी दे देते हैं हैव सेड, हैव सेड, ये शब्द अगर मिल जाए हैव सेड, आई एम सेइंग, इज सेइंग, आर सेइंग, तो समझिए कि वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो वर्तमान काल में है अर्थात प्रेजेंट टेंस में है। ये सारी चीजें किसको इंडिकेट करती हैं? तो ये करती हैं प्रेजेंट टेंस को। अब बात करेंगे, सॉरी भूतकाल क्या था, भविष्य काल की बात थी, भविष्य काल, भविष्य काल की बात होती है पहले नियम में। तो भविष्य काल में क्या होता है कि अगर कहीं पर लिखा विल से, विल से या शैल से, विल से या शैल से लिखा हो तो आप जान जाइए कि रिपोर्टिंग वर्ब है भविष्य काल में अर्थात फ्यूचर टेंस में है। सिर्फ विल और शैल आप देख लीजिए, ये मिल जाए पहले ही रिपोर्टिंग वर्ब में तो आप कह लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी भविष्य काल में है। अगर ये शब्द आपको मिल जाए तो आप कह लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो वर्तमान काल में है। इतना समझ में आया? अगर ये चीजें हैं तो क्या करना पड़ता है? कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर, कामा तथा इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट का यूज करते हैं एक कंजंक्शन के रूप में। किसके रूप में? कंजंक्शन के रूप में हम दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का। करके दिखाएं, देखिए। अब ये तो एग्जांपल हम देखेंगे कि लिखा हुआ है राधा से, क्या लिखा हुआ है? राधा से मीरा इज रीडिंग बुक, मीरा इज रीडिंग बुक। तो यहाँ पर जो सेज लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। राधा सेज और कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर हम यूज करेंगे दैट जो कि कंजंक्शन है। क्लियर हुआ? और बचे हुए वाक्य में रिमेनिंग पार्ट को जैसा का तैसा ही लिखेंगे। मीरा इज रीडिंग बुक और यहाँ पर लगाएंगे फुल स्टॉप। देखिए प्यारे बच्चों कि मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या से लिखा होगा तो कामा और इन्वर्टेड कामा वाले वाक्य में कोई चेंज नहीं होगा। ये कामा और ये इन्वर्टेड कामा हटेगा, THAT दैट लगेगा, बाकी जैसा का तैसा मैंने लिख दिया। मोहन सेज टू लिखा हुआ है तो हो जाएगा मोहन सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में, टेल्स मी, कामा इन्वर्टेड कामास को हटाएंगे, फिर से आ जाएगा दैट। क्या आ जाएगा? और यहाँ पर ही जो लिखा हुआ है इसका पहला अक्षर छोटा बनाएंगे, ही इज टीचिंग वेल। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज आप समझ लीजिए कि पहला नियम आपका कंफर्म हो गया। इस तरीके के सेंटेंस में दो चीजें आप पकड़िए कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो ये नियम लागू करके देखिए, आपका करेक्ट हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। बचे हुए नियम रिमेनिंग जो बचे हुए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक
ਲਿਖਤਾ ਲਿਓ